अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे या आप अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप वो कहानी लिखकर भेज सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं आज की ये कहानी। आमिर, तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? हमेशा से औरतों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ही यही होता है और मर्द इस सवाल के जवाब में सबसे ज़्यादा झूठ भी बोलते होंगे, लेकिन मैं उसके सवाल का लफ्ज़ों नहीं आंखों की ज़बान में जवाब देता। सच कहूँ जानम, तो मुझे तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारी हसीन जुल्फ़ें अच्छी लगती हैं। मैंने अपनी उंगलियों को भींचकर उनकी मुट्ठी बनाई और उसके रेशमी बालों को छूकर उनकी गर्मी को महसूस करने की ख्वाहिश को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझसे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी अच्छा लगेगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। उसकी आंखों में टपकती शरारत ने मेरे दिल में गुदगुदी सी कर दी। पक्की बात है ना? मैंने तस्दीक चाही तो उसने सिर हिला दिया। ठीक है, फिर सबसे पहले अपने सर पर बालों के नाम पर सजे इन रेशमी गुच्छों को काट दो। फिर इन चमकती आंखों पर अंधेरों को राज की दावत दो, क्योंकि अंधेरों को कहीं पनाह की जगह नहीं मिल रही है। खुदा के लिए अब चुप हो जाओ। कितनी गहरी और मुश्किल बातें हैं तुम्हारी। उनमें उतरकर बंदा खुद से निकलकर तुम में गुम हो जाता है। वो अपनी नाजुक हथेलियों को जोड़कर माफ़ी वाले अंदाज में बोल रही थी तो मैं हंस दिया। मेरे पास तो सिर्फ बातें करने का हुनर है जानम। तुम तो सर से पैर तक हैरत हो। पहली नज़र ही ठहर जाती है कि क्या क्या देखूं। आईना तुम जैसी बातें क्यों नहीं करता? वे क्यों सच बोलता है? वह उदासी से अपने नाखूनों की तरफ देख रही थी जो उसके हाथों की सांवली रंगत पर और सफ़ेद लग रहे थे। उसका सवाल मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जानती हो आईना, क्यों तुम्हें कोई और बात नहीं बताता? क्योंकि उसमें मेरा दिल नहीं धड़कता। तुम्हारा हुस्न तो दिल वाले ही देख सकते हैं। आँख वालों में इतनी हिम्मत कहाँ। आँख वालों की नज़र में इतनी गहराई ही नहीं होती जो दिल वालों की नज़र में होती है। वह खामोश हो गई। मैं उसे दिल की आंखों से देखता रहा और वह शर्माती रही। हमारी पहली मुलाकात एक खूबसूरत पार्क में हुई थी। मैं दूसरे शहर से अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली आया था। हम सब दोस्त एक होटल में रुके हुए थे और रोज़ सुबह होटलों से निकलते तो शाम ढले ही वापसी होती। पूरा शहर घूम चुके थे और उस दिन हमारी वापसी का दिन था। दिल बोझल सा था। कितनी महकती सुबह और शामें गुजारी थी यहाँ, और अब वापसी पर दिल उदास हो रहा था। मैं सोचों में गुम था कि नज़र कुछ दूर गई। पार्क के एक कोने में गोलगप्पों की रेडी नज़र आई जिस पर अच्छा खासा रश था, और मैं जानता था कि ये रोज़ाना आने वाले लोग हैं और यकीनन अच्छे गोलगप्पे होंगे तभी ये लोग खा रहे हैं। मैंने दोस्तों को अपनी जेब से गोलगप्पे खिलाने की दावत दी तो दोनों दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यार, कोई मर्दों वाली बात कर, ये क्या जनानियों वाली खुराक है? मैंने जलकर बोला। चलो तुम लोग मर्दों वाली खुराक यानी कि लोहे के चने चबा लो इतनी देर। बेशक मेरा हिस्सा भी खा लेना, मैं गोलगप्पे खाकर आ जाऊंगा। मैं टेस्टी गोलगप्पे खाकर मुड़ा ही था कि मुझे पीछे से एक सुरीला कहकहा सुनाई दिया। यकीनन जब सुरीला था तो किसी नाज़नीन का ही होगा। मुड़ना तो वैसे भी था, लेकिन अब के मुड़ने में शौक और हैरानी भी शामिल थी। मुड़ते ही वह नाज़नीन नज़र आ गई। वे दो लड़कियां थीं, लेकिन मेरी नज़र उस एक पर ही जाकर रुक गई थी, और वजह उसके गैर मामूली लंबे बाल थे जो खुले हुए थे और हसीन मौसम की हल्की सी ठंडी हवा से उड़ रहे थे। कभी वे गाल से खेलते लटे सर के एक हल्के से झटके से पीछे करती तो कभी हाथों से उन्हें थपक थपक कर प्यार से समझाती कि हवा से अटखेलियाँ ना करें, बाज आ जाएं। मैं उसके गले से लिपटे दुपट्टे की तरफ चोर नज़रों से देख कर रह गया। अगर सर पर ओढ़ लो ये दुपट्टा तो मेरे जैसे मर्दों को बेकरार कैसे करोगी? औरतों के लंबे बाल मेरी बचपन की कमज़ोरी कहे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ मुझे याद है और कुछ अम्मी ने बता रखा है कि मैं हर उस आंटी का कम उम्री से ही आशिक रह चुका हूँ जिसकी शक्ल मामूली भी होती, बस बाल लंबे होते और हसीन होते। ये बात तो मेरे साथ मेरे पूरे ख़ानदान को याद थी कि जब छोटे मामा की शादी हुई
तब मैं 6 साल का था और स्टेज पर दुल्हन बनी मामी के लंबे बालों को कंधे से आगे आगे करके सीने पर सजा रखा था और उनके बाल इतने लंबे थे कि गोद में पड़े हुए थे। ये देखकर मैं तो मचल गया था। अम्मी, मैंने दुल्हन से शादी करनी है। अम्मी हैरान थी, उन्हें रस्मों के लिए बुलाया जा रहा था। मैंने उनका कामदानी वाला दुपट्टा मुट्ठी में जकड़ लिया। छोड़ो बेटा, दुल्हन की रुखसती करनी है, लेट हो रहे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से कहा था, क्योंकि थप्पड़ वो मार नहीं सकती थी। आसपास सारे रिश्तेदार और औरतें उन्हीं की तरफ देख रहे थे। मामू की दुल्हन नहीं है ये, मेरी दुल्हन है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि हार फूल पहने मामू स्टेज से उतरकर मेरे पास आए और मुझे पुचकारते हुए वादा किया कि यार छोटे, दुल्हन आधी आधी कर लेते हैं। मैंने ज़ोर ज़ोर से नहीं नहीं में सिर हिलाकर कहा, मैं सिर्फ दुल्हन के बाल लूँगा। उस रात मुझे हर तरह का लालच देकर दुल्हन के कमरे से निकाला गया था और मैं दुल्हन के बाल बाहों में भरकर ही बाहर निकला था। ये तो अच्छा हुआ कि दुल्हन ने विग लगा रखी थी, वरना बाल काट कर ही मुझसे पीछा छुड़ाया जाता। बाद में मुझे दुल्हन में कभी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके बाल अब मेरे पास थे। मामू मुझे अक्सर छेड़ते, बच्चे आप अपना हिस्सा लेकर ऐसे भागे कि अब हमें लिफ्ट ही नहीं कराते हो। खैर, मैंने गौर से उस लड़की को देखा तो पता चला उसकी शख्सियत की सारी कशिश उसकी लंबी जुल्फ़ों की वजह से ही थी। सांवला रंग, मुनासिब आँखें, लंबी नाक, गोल चेहरा, छचेरा बदन, कद भी दरमियानी सा था। इस तरह न उसे हसीन और जमील कहा जा सकता था और ना ही उसकी मुनासिब सूरत बदसूरत कही जा सकती थी। शायद उसे भी अपनी जुल्फ़ों वाली खूबी का पता था। कुछ ही पल गुजरे थे और इतनी ही देर में ही उसने अपनी काली घटाओं सी लंबी रेशमी जुल्फ़ों को लंबी गर्दन की मदद से 4-6 झटके तो दे ही दिए थे और यकीन मानिए हर झटके पर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था। मैंने उन्हीं जुल्फ़ों और उन्हीं झटकों से इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती करने का फ़ैसला कर लिया। और मुझे जानने वाले जानते हैं कि जब मैं किसी काम की ठान लूँ तो वे करके ही छोड़ता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि दोस्त आपकी रग रग से वाकिफ़ होते हैं और उनसे आप अपने अंदर का कमीनापन भी नहीं छुपा सकते। तो दोस्तों ने इरादा मेरी आंखों में भांपकर सर नहीं में हिलाया और इशारों के बजाय ज़बान में मना किया, बल्कि डराया भी। एक ने अपने कंधे से मुझे धक्का मारकर कहा, देख लो, ये दूसरा शहर है, यहाँ की लड़कियाँ बड़ी पटाखा टाइप की हैं, बहते दरिया से बंदे को प्यासा वापस ले आने वाली चालाकी है इनमें। अरे लड़कियाँ छोटे बड़े शहरों की सभी एक जैसी होती हैं, देख लेना मैं इसका कैसे शिकार करता हूँ। मैंने कॉलर झाड़ते हुए शान से कहा। तो वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों, जाओ जिधर मरते हो मरो, हमें क्या। मैंने 2 कदम उठाए ही थे कि पीछे से एक बोला, हम तेरे साथ नहीं हैं और अगर किसी को बताया भी तो हम मुकर जाएंगे। मैंने उन हरजाई दोस्तों को ठेंगा नज़रअंदाज किया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उड़ती हुई जुल्फ़ों को बिल्कुल करीब से और गौर से देखकर भी कोई कमी न ढूंढ पाया था मैं। सुनिए, वो मेरी आवाज़ पर पीछे तेज़ी से मुड़ी। जी फरमाइए। उम्मीद के खिलाफ वे मेरी आंखों में आंखें डालकर मज़े से पूछ रही थी। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, उससे पहले ही वो बोल पड़ी, अच्छा, तो आप उन मर्दों में से हैं जिन्हें कहीं भी लड़कियां नज़र आ जाएं वो उनसे फ्री होना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। बाय द वे, दूसरे फ़र्ज़ भी ऐसे ही अदा करते हैं आप? वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। आप मौका तो दें, फिर देखिए कैसे मैं हक़ और फ़र्ज़ में बैलेंस रखता हूँ। मैंने ठोस लहजे में कहा तो वो झेप सी गई। उसके साथ खड़ी हुई लड़की फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कुछ दूर जा चुकी थी। आपके बाल बहुत प्यारे हैं, मैं डायरेक्ट मतलब पर आ गया था। क्या खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं? वे संजीदगी से पूछ रही थी। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि बड़े शहरों में औरतों के बालों का कारोबार भी होता है, ये खरीदे और बेचे भी जाते हैं। इससे पहले कि वो मेरी उड़ी रंगत देखकर ये समझ जाती कि बंदा अहमक है, मैंने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, मुझे बालों के साथ बालों वाली भी पसंद है। वो हैरान परेशान मुझे देखे गई। हम दोनों धीरे धीरे चलते हुए पार्क में रखी हुई बेंच के पास आकर खड़े हो गए थे। आप तो कुछ ज़्यादा ही दिलफेक साबित हो रहे हैं। वे वहीं मार्बल की बेंच पर बैठ चुकी थी। मुझे आप अच्छी लगी तभी आपसे बातें करना ज़रूरी समझा। मैं भी हिम्मत करके उसके साथ ही बैठ गया था। कनखियों से अपने दोस्तों को देखा तो मुझे ही घूर रहे थे और हैरान भी थे।
क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि चंद मिनटों में वह लड़की मेरे साथ यूँ एक बेंच पर बैठ जाएगी। हम सब दोस्तों का ताल्लुक़ ऐसे समाज से था, वहाँ तो पब्लिक मकाम पर शादीशुदा जोड़े भी खुलेआम इकट्ठे नहीं बैठते थे। मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। वो मेरे चेहरे पर सच्चाई ढूंढने लगी। क्या मतलब है आपका? आपको कोई ख़तरनाक बीमारी है? उसके लहजे में खौफ था। खतरनाक बीमारी? मैं बौखलाया। मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरी शक्ल पर किसी बीमारी के आसार तो देख नहीं लिए इस लड़की ने, मतलब कि कैंसर वगैरह। नहीं नहीं, खुदा ना करे कि खतरनाक बीमारी हो मुझे। हम यहाँ घूमने फिरने आए थे और जल्द ही वापस भी जा रहे हैं। मेरे बताने पर वे धीरे से मुस्कुराई। वैसे तो मैं ऐसे लोगों को शोर मचाकर लोगों से 2-4 थप्पड़ खिलवा देती हूँ जो इस तरह से चिपकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप न जाने क्यों मुझे एक शरीफ इंसान लग रहे हैं। मैं इसीलिए तो इतनी देर से आपकी कंपनी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आपके चेहरे पर लिखा है कि आप बुरे या फ्लर्ट किस्म के इंसान नहीं हैं। असल में मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और फेस रीडिंग और दूसरी हरकतों से बंदों को पहचान लेती हूँ। अच्छा। मेरा जी चाहा कि मैं नाचने लगूँ, धमाल डालने लगूँ कि लंबे बालों वाली लड़की ने मुझे ऐसे अल्फाज कहे थे। ये बात पॉजिटिव थी, इसलिए मैंने बज़ाहिर संजीदगी से देखते हुए खुद को दिल ही दिल में हंसकर थपकी दी थी। चले तो फिर फ़ोन नंबर का तबादला हो सकता है। आप मुझे एतबार के काबिल नज़र आ रहे हैं, शक्ल से और वैसे भी। मैं को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रही हूँ। मैं मर्द और औरत की दोस्ती को गलत नहीं समझती। उसके लहजे का एतमाद मुझे इम्प्रेस कर गया। मैं जो अपने आसपास दब्बू टाइप की लड़कियों को ही देखता आ रहा था, मेरे लिए दुपट्टे के कोनों को उंगलियों में खोलती और लपेटती हुई इतनी आसानी से मान जाएगी, मुझे इसका यकीन नहीं आ रहा था। ये मुलाकात हमारी दोस्ती की वजह बनी और दोस्ती मोहब्बत में कम बदली, ये पता ही ना चला। जब 2 घंटे बाद हम घर के लिए निकल रहे थे, तब उसका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में परी के नाम से सेव था। परवीन को परी बना लेना कोई अनोखी बात नहीं थी। हालांकि अगर उसका नाम रशीदा, गुलशन या और कुछ भी हो तो भी मैं उसे परी ही कहता, क्योंकि मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि बड़े होकर जिससे मोहब्बत करूँगा उसका नाम परी ही रखूँगा। परी से मोहब्बत तो सभी करते हैं, मैं मोहब्बत को परी बनाऊँगा। अब इस सोच को हकीकत का रूप तो देना ही था। तकरीबन 1 साल तक हम दोनों रोज़ाना कई कई घंटे फ़ोन पर बातें करते रहते। तपती धूप में छत पर सिग्नल्स के लिए खड़ा रहता, कभी छत की सीढ़ियों पर बैठना पड़ता। अम्मा चादर में मुंह छुपाकर बाहर निकलती और मुझे यूं गर्म मौसम में फ़ोन कान पर लगाए देखती तो सर पर हाथ मारकर आसमान की तरफ देखती और फरियाद करती, हाय अल्लाह, मेरे मजनू के दूसरे जन्म का एजाज़ मुझे ही देना। उस लैला का तो कोई वली वारिस नहीं जो किसी वक्त तो उसे रोक दे कि बेटी, बेशक लैला की विरासत तुम्हें मिल गई है, लेकिन इस विरासत के लायक खुद को साबित करने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस मजनू बेचारे को भी ज़िंदा रहने दो। इस लैला ने तुझे जलाकर ही छोड़ना है। मैंने अम्मा को उसके बारे में सब कुछ बता रखा था, उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर हैरत से तस्वीर को फिर मुझे देखते हुए कहा, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो भी छिपकली जैसी। उन्होंने परी की सेल्फी में गोल गोल बनाए गए होठों की नकल अपने होंठ सिकोड़कर उतारी थी, तो मैं अपने कहकहों को ना रोक पाया। अरे तुम इसे परी कहते हो? बस ज़रा कुछ दिन पार्लर ना जाए तो देखना, मूंछों वाला जिन नज़र आएगी। उसके होठ और नाक के बीच की जगह सब्ज थी और अम्मा ने उसकी पिक्चर को इतनी जूम करके देखा था कि सभी कुछ साफ नज़र आने लगा था। ये दोस्ती तक तो ठीक है, मैं इससे तुम्हें मना इसलिए नहीं कर रही कि तुमने कौन सा मान जाना है, लेकिन दिल लगी से आगे मत जाना, शादी वादी का मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे कानों में ये बात डाल रखी है कि तुम्हारी इकलौती फुप्पो की बेटी से वे रिश्ता करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरी बेवा बहन है, उसका हक है मुझ पर। अम्मा की बात पर मैं उछल पड़ा। उस परकटी कबूतरी का नाम ना ले मेरे सामने। गुलजाना के बॉब कट रेशमी बाल देखकर मैं हमेशा मुंह बना लेता था। अब्बा को भी बता दें और पूरे महल्ले को बता दें कि आप सबने मेरे जीवन साथी के बारे में क्या सोच रखा है। मैंने जल कर पूछा तो वह मुस्कुरा दी। माँ बाप को हक हासिल होता है बच्चों की ज़िंदगी के फैसले करने का, और तुम्हारी फुप्पो ने बहुत दुख भरी ज़िंदगी गुजारी है। इकलौती बहन है उनकी, बहुत मोहब्बत है दोनों भाई बहन में। अम्मा ने हमेशा ससुराली रिश्तों से प्यार किया था, शायद यही वजह थी कि अब्बू को उनसे इतनी मोहब्बत थी।
मैंने नागवारी से कहा, और फूफो ने भी इकलौते भतीजे को दुखी करने का सामान पैदा कर रखा है। मेरी आंखों के सामने गुलजाना का चेहरा आ गया। अजीब किस्म की लड़की थी। वह सजी सवरी, बाअदब, बाअखलाक और काबिलियत का नमूना थी। मुझे उसकी इतनी अच्छाई ड्रामा सी लगती थी। कितनी प्यारी तो है गुलजाना, कोई कमी नहीं है उसमें। अच्छे किरदार और अच्छी सीरत के साथ शक्ल व सूरत लाखों में एक है। ये बड़ी बड़ी नीली आंखें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, ऊंचा लंबा कद, नसीब वालों को मिलती हैं ऐसी लड़कियां। वह यूं उसकी खूबियां गिनवा रही थी जैसे मैंने कभी उसे देखा ही ना हो। मैं बचपन से उसे देख रहा हूँ अम्मा, साथ खेली है मेरे। आप तो यूं उसकी तारीफ़ें कर रही हैं जैसे मेरे लिए वो अजनबी हो। मैंने परी का मैसेज पढ़ते हुए कहा तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा, क्या मैंने कोई झूठ बोला है या उस बच्चे की तारीफ़ बढ़ चढ़ कर की है? नहीं, अभी तो उसकी तारीफ़ में 2 घंटे और भी लग सकते हैं। मैंने फ़ोन जेब में रखा और सुलग कर कहा, जैसे बोर्ड में टॉप करने वाले ख़ानदान की पहली लड़की है, मेडिकल कॉलेज में उसे मेरिट पर दाखिला मिला हुआ है, उसके रिश्तों की लाइन लगी हुई है, लेकिन फूफो को अपने भाई और भतीजे के अलावा कोई और कबूल नहीं, इसलिए उनकी शदीद ख्वाहिश है कि गुलजाना मेरे मत्थे लगे। मैं झुंझलाए हुए अंदाज में उठकर बाहर जाने लगा तो उनकी आवाज़ ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। शादी तो तुम्हारी गुलजाना से ही होगी आमिर। मैंने पीछे मुड़े बगैर जवाब दिया। अम्मा, पहले तो ये शादी होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो वह शादी शादी नहीं होगी, बल्कि सबके लिए गम होगा। मैं दिल पर बोझ लिए बाहर निकल आया। बाप का जिद्दी नेचर हम दोनों माँ बेटे जानते थे, और इस मामले में तो माँ भी उनके साथ थी। मतलब मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। बहुत लड़ना था मुझे, इसलिए मैं अपनी सारी हिम्मत जमा करने में लगा हुआ था। घर से बाहर निकलकर मैंने फ़ोन निकाला और परी से बात करने लगा। वो हंसने लगी और मुझसे चाहत से देखने लगा, साथ ही धीमे लहजे में जुदाई के ज़माने में लिखी नज़में सुनाने लगा। हमने 1 हफ्ता ऐसे गुजारा कि रोज़ सुबह से शाम एक दूसरे के साथ गुजरती। वापस तो आना ही था, सो एक बार मिलने के वादे पर हम फिर जुदा हो गए। रुखसती के वक्त मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। वो भी रो रही थी। मुझसे अब ये दूरी सही नहीं जाएगी। मिलन के लिए दुआ के अलावा दवा की भी ज़रूरत होती है आमिर। वे सिसकने लगी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता मजबूरियों के साथ है। उनको समझो, उनके हल के बारे में सोचो। हम एक जब ही होंगे जब मजबूरियां और मुश्किलें आसानियों में बदल जाएंगी। मैं गोल मोल जवाब देता। वे मायूसी से मुझे देखते हुए कहती, कोई भी मुश्किल मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने उसे अपने सीने से लगा रखा था, तो सारी मजबूरियों की खबर थी। मुझे बस अपना नाम दे दो, निकाह के बाद जो तुम कहोगे वे मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखेगा। मैं लफ्ज़ों से तसल्ली दे सकता था, अमली तौर पर कुछ भी करना मेरे बस में नहीं था। और इस तरह से 3 साल बीत गए, हमें एक दूसरे के साथ सुबह से शाम और शाम से सुबह तक साथ रहते हुए। मैं उसकी आवाज़ पर उठता था और उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनकर नींद आती थी। हम दोनों जब बातें करते थक जाते थे तो मैं उससे कहता, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, तुम अपने सीने पर फ़ोन रखकर सो जाओ, मैं तुम्हारी सांसों की लोरी सुनते सुनते सो जाऊंगा। हम दोनों के फ़ोन की जब तक चार्जिंग ख़त्म ना हो जाती तब तक जागने वाला सोने वाले की सांसें गिनता रहता। हम एक अरसे से एक दूसरे के बगैर नहीं जिए थे, और अब तो एक दूसरे के बगैर जीने का तरीका भी भूल गए थे। वही कहती थी कि रिश्ता भेजो, क्योंकि उसके लिए आए रिश्ते उसने रिजेक्ट कर दिए थे, और अब माँ बाप शादी के लिए बहुत ज़ोर डाल रहे थे। मैं तीनों बहनों का इकलौता भाई था और अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। तीनों बहनों से छोटा भी था। एक की शादी हो चुकी थी और बाकी का निकाह और मंगनी हो चुकी थी। मैं उसे इंतज़ार का ही कह सकता था, और वही कहता रहा, क्योंकि बहनों की शादी से पहले मेरी शादी किसी सूरत में मुमकिन नहीं थी। गुलजाना के बारे में तो मैंने उसे कभी कुछ बताया ही ना था, लेकिन मेरे दिल में अंदर ही अंदर कहीं ये डर हर वक्त लगा रहता था कि किसी दिन अचानक माँ बाप मेरी मंगनी ही ना कर दें। परी इंतज़ार में थी कि उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिसकी मंजिल मुझ तक पहुंचना हो वो दूसरे रास्तों पर कैसे चल सकती थी। मेरे सामने गुलजाना भी थी, क्योंकि माँ बाप शादी का जिक्र करते ही गुलजाना का नाम ज़रूर लेते थे। अरे गुल बेटी भी पढ़ाई से फारिग हो जाएगी और तुम भी बहनों के फ़र्ज से फारिग हो जाओगे, ये अब्बू का कहना था। उस दिन मंजली आपा की रुखसती थी।
दिसंबर की सर्द तरीन शाम खून को जमा रही थी। दूसरे शहरों से आए हुए रिश्तेदार जमा थे और एक हलचल सी मची हुई थी। कैसे हो आमिर? गुलजाना बीबी ने मेरा हाल पूछा था। जी तो चाहा कह दूं कि तुमने नींदें हराम कर रखी हैं, मेरे साथ साथ मेरी अम्मा की भी। वे तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए और मैं तुम्हें ज़िंदगी में ना लाने के लिए रात रात भर सोचों, मंसूबों और दुआओं में मगन रहता हूँ। ठीक हूँ गुल, तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने भी बड़े सपाट से अंदाज में रस्मी सवाल किया। तुम तो जानती ही हो ना, गुलजाना हबीब हमेशा पढ़ाई को सबसे ऊपर रखती है, इसलिए तो खुदा हमेशा कामयाबी भी देता है। इस वक्त तक अपने कॉलेज की टॉपर हूँ और आगे भी मुझे खुदा कामयाबी देता रहेगा, क्योंकि मैं मेहनत से कभी जी नहीं चुराती। इस कदर मजबूती थी उस लड़की के हर अंदाज में। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। चमकती नीली आंखों में फ्यूचर के कई रोशन ख्वाब जगमगा रहे थे। उसकी सुनहरी बाल कंधों तक तरसे हुए थे और उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वह मेडिकल की सख्त पढ़ाई कर रही है। मैंने एकदम दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती और अंदाज को सराहते हुए सोचा, अगर बड़ों ने इसकी शादी मेरे साथ करा दी तो इस लड़की के साथ भी बहुत ज़्यादती होगी। एक बटे हुए मर्द की बीवी होने से बड़ी सज़ा औरत के लिए इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। आमिर, तुम कुछ उलझे उलझे से नज़र आ रहे हो, वे मेरे सामने खड़ी पूछ रही थी। हम दोनों घर के बड़े से लॉन में एक दूसरे के सामने खड़े थे। फूफो और अम्मी जान दोनों करीब ही खड़ी थी। फूफो गहरे अंदाज में हमें देखते हुए मुस्कुराई जा रही थी। जी बेटा, असल में बहन की रुखसती का दिन है, नेचुरल सी बात है, भाई तो उदास होगा ही। अम्मी ने पीछे से आकर मेरी हालत को बहन की जुदाई से मिलाकर कहा तो वह भी उदासी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल आया। 2 दिन से मैं बहुत बिजी था और हर वक्त अब्बू मेरे साथ थे, इसलिए मेरा परी से कांटेक्ट कम था और ऐसा पहली बार हुआ था। उसके नंबर से लगातार कॉल्स आ रही थी और मैं नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि मेहमानों के साथ साथ लड़के वालों को भी फुल कंपनी देना काफ़ी मुश्किल का काम था। कुछ देर बाद किसी इमरजेंसी के डर से मैंने उसकी कॉल रिसीव कर ली और उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, मजाक का टाइम नहीं है यार। मैंने कभी पहले तुम्हारे साथ ऐसा कोई मजाक किया है जो अब करूँगी? मुझे फिर भी लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी रूंधी हुई आवाज़ मेरे कानों को ज़ख्मी कर रही थी। आमिर, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे शहर के रेलवे स्टेशन पर अकेली खड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। मैं अपने माँ बाप, बहन भाई, अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। वे लोग मेरी शादी कहीं और कराना चाह रहे थे, मगर मुझे तुम्हारे बिना ज़िंदगी कबूल नहीं। मैं हमेशा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है। मैं पत्थर बना ये सब सुनता जा रहा था। आपा की बारात आ चुकी थी। मैं बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था, बारातियों को रिसीव करने के लिए। ऐसे वक्त में वह मुझसे ऐसी बात कर रही थी जो मेरे बस में ही नहीं थी। दूसरी तरफ से वह रोते हुए हेलो हेलो कह रही थी। प्लीज़ मुझे अपने घर का पता ही दे दो, मैं तुम्हारे माँ बाप के पाँव में पड़ जाऊंगी, उनकी खुशामद करूंगी, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने दूंगी। मैं कह दूंगी कि ये मुझ अकेली का फ़ैसला है, इसमें तुम बेकसूर हो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो आमिर? मैं बहुत देर से अकेली खड़ी हूँ, लोग मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे हैं। मैंने घर से निकलने से पहले इसलिए तुम्हें नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि तुम मना कर दोगे, अपनी मजबूरियों का रोना रोकर मुझे किसी और से शादी करने के लिए कहोगे, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है आमिर। बोलो तो सही, चुप क्यों हो? मैंने बिना सोचे समझे फ़ोन बंद कर दिया। वे बार बार कॉल कर रही थी। मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए हमेशा की तरह मशवरे के लिए अम्मी के पास अंदर चला आया। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था और अम्मी भी बहुत बिजी थी। मेरे इशारे पर वे परेशानी से मुझे देखने लगी। उन्हें डर था कि मर्दाने में कोई झगड़ा ना हो गया हो। अक्सर ऐसे मौक़ों पर मेहर वगैरह पर बहस हो ही जाती है। मैं उन्हें अंदर एक कमरे में ले आया। कुछ देर तक तो वह मेरी बात समझी ही नहीं और जब समझी तो एकदम से सोफ़े पर गिर सी गईं। मैंने देखा उनके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे और उनकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। उन्होंने थोड़ी देर बाद सख्त लहजे में मुझसे कहा, मेरी बात दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सुनो आमिर। एक तो तुम अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हो।
हमने अपना सब कुछ तुम्हारी तालीम पर लगा दिया है। ये घर सरकारी है और तुम्हारे बाप दिल के मरीज़ हैं। वे ये बदनामी सहन नहीं कर पाएंगे कि उनके अपने बेटे ने एक लड़की को यूं अपनाया है। हम इज़्ज़तदार लोग हैं। ये समाज इस मोहब्बत की शादी को कभी नहीं अपनाएगा। याद रखो, तुम्हारी आने वाली नस्ल इस जुर्म की सज़ा भुगतेगी। तुम्हारी कई नस्लें ताना सुनेंगी। मैं परेशान सा उन्हें देखे गया। अम्मा, मैं क्या करूं? क्या किसी को भेजकर उसके लिए होटल वगैरह का इंतज़ाम करा दूं? वो जवान लड़की इन दरिंदों की बस्ती में बिल्कुल अकेली है और बार बार कॉल कर रही है। सोचे तो सही, वे लड़की होकर यहाँ तक पहुँच गई और मैं मर्द होकर उसे बिल्कुल अजनबी जगह अकेला छोड़ दूँ। लानत है मेरी मर्दानगी पर। मैं परेशानी से बोला। नहीं, वे ठोस लहजे में बोली। उनका लहजा जज्बात से खाली और बिल्कुल सर्द था। मैंने पहले कभी उनको ऐसे नहीं देखा था। तुम फ़ोन को बंद कर दो और सिम निकाल कर मुझे दे दो। कल दूसरी सिम डाल लेना। किसी और का नंबर तो उसके पास नहीं है? अभी मैं कहने ही वाला था कि छोटी बहन का नंबर उसके पास है और कभी कभी वे दोनों एक दूसरे से बात किया करती हैं। उसी वक्त छोटी बहन मोबाइल फ़ोन उठाए अंदर आ गई। भैया, परी भाभी। उसने माँ को इस अंदाज में देखा तो आधा ही जुमला कह पाई। परी का फ़ोन है। मुझसे पूछा कि भैया किधर हैं, तो मैंने बता दिया। अब फिर फ़ोन कर रही हैं। उसने फ़ोन मेरे हाथों में थमाते हुए कहा। अपना फ़ोन ऑन रखा करें ना। वह माँ की नज़रों को भांप कर बोली तो मैंने बेबसी से अपने खाली हाथ माँ के आगे फैला दिए। आज बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार है वह लड़की। प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं उसे किसी तरह समझा बुझाकर वापस भेज दूँगा। मेरी बात पर वह उठ खड़ी हुई और बोली, उसे घर का एड्रेस तो नहीं बताया? नहीं, मैंने रो देने वाले अंदाज में कहा। किसी और से राब्ता तो नहीं है उसका? किसी ऐसे से जो उसे हमारे घर तक ला सके? नहीं। मुझे अफसोस हुआ कि क्यों मैंने उसे घर का एड्रेस नहीं दिया। वो सीधी मेरे घर आ जाती तो हो सकता था कि माँ बाप उसे कबूल कर लेते। सोचो के भंवर से मुझे अम्मी की धीमी आवाज़ ने निकाला। आमिर, ये बहुत नाजुक सिचुएशन है। तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ अब ख़त्म हो जानी चाहिए। घर मेहमानों से भरा हुआ है और हमारे पास बहुत कम वक्त है। दूसरे शहरों के मेहमान अभी पूरा हफ्ता यहाँ गुजारेंगे। तुम्हारी फुप्पो और गुलजाना भी यहीं हैं। इस दौरान वह लड़की यहाँ ना भी रही तो भी उसके घर वाले पुलिस को तुम्हारा नंबर दे देंगे और जल्द ही पुलिस नंबर से लोकेशन देकर यहाँ पहुँच जाएगी। तुम बहनों वाले हो। समाज बहनों के किए की सज़ा भाइयों को और भाइयों के किए की सज़ा बहनों को देने का आदी है। मैं नहीं चाहती कि हम सब सिर्फ एक लड़की की खातिर बर्बाद हो जाएं। वह लड़की मायूस और नाउम्मीद होकर खुद ही घर वापस चली जाएगी। वो जल्दी जल्दी बोलते हुए वॉल क्लॉक की तरफ भी देख रही थी। अब्बू वक्त के पाबंद थे। खाना खुलने में कुछ ही मिनट बाकी थे। वे जानती थी कि अगर कुछ देर वे इधर रहीं तो अब्बू उनकी तलाश में इधर आ जाएंगे। अम्मी, मायूसी और नाउम्मीदी की इंतहा पर इंसान मौत की गोद में पनाह ले लेता है। अगर उसने ऐसा कुछ कर लिया तो मैं खुद को और आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने सर दोनों मुट्ठियों में भींच लिया था। दिल की धड़कनें अजीब सा तकाजा कर रही थी। अंदर से कोई चीख चीख कर कह रहा था, उसे यूं बीच राह में ना छोड़ो आमिर, वह तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने कान बंद कर लिए और चीखें सन्नाटे में बदल गईं। अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, कुछ नहीं करेगी, सीधी वापस घर जाएगी, तुम फिक्र ना करो। तुम ऐसा करो कि अभी दोनों सिम निकालो फ़ोन से और मुझे दो। उनका ये ठोस अंदाज मुझसे चीख चीख कर कह रहा था कि वह हरगिज़ नहीं मानेगी। मैंने सर झुका दिया। बाहर से अब्बू ने पुकारा कि अंदर क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, खाना लगने वाला है। उसी वक्त अम्मी के कहने पर मैंने दोनों नंबर बंद कर दिए और अपनी रूह पर एक लगातार बोझ का अजाब सहते हुए मौत जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा था। जिस वक्त सिम निकाल रहा था उस वक्त भी उसकी कॉल आ रही थी। इसके बाद तो रात दिन का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं होता था जब उसकी सिसकियाँ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह ना उतरती हों। खुशामद भरे अंदाज में उसका सिसकना मुझे तड़पाता रहता था। खुदा के लिए आ जाओ आमिर। मुझे यूं लग रहा है कि मेरे आसपास के हर मर्द को मेरे माथे पर लिखा नज़र आ रहा है कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ और घर से भागी हुई लड़कियाँ लूट का माल होती हैं। मुझे मेरी दीवानगी ने लूट का माल बना दिया है। उसके हर लफ्ज़ में दर्द की टीस उठकर मेरे दिल को तोड़े जा रही थी। मुझे किसी पल चैन नहीं आता और वक्त था कि गुज़र ही नहीं रहा था। दर्द बजाय कम होने के बढ़ता ही जा रहा था। पहले सुबह से शाम होने का पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो दिन गुज़रता ही नहीं था।
2 सदियों जैसे 2 महीने मैंने इसी दीवानगी में गुजार दिए। उस दिन परी की सालगिरह थी। पिछली सालगिरह की यादें चिंगारियों की सूरत में जमा होकर शोलों में बदल गईं। इस तपिश को, इस जलन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खुद को मसरूफ़ करने के लिए मैं घर से बाहर निकल आया। पार्क में बैठी हर लड़की, हर औरत उसी का चेहरा, उसी का लिबास ओढ़े थी। मैं किस किस के पीछे जाने से खुद को रोकता। घर आकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सिसक सिसक के रोने के बाद भी दिल को चैन नहीं आ रहा था। कभी रोने से भी पहाड़ जैसे दुख कम हुए हैं? मैंने खुद को आईने में देखकर सोचा और जवाब नहीं में पाकर खुद पर गौर करने लगा। ये मैं हूँ? मैंने खुद से पूछा। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तो कोई और है। तुम तो रोशन चेहरे वाले, चमकती आंखों वाले आमिर थे। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट चिपकी रहती थी। ये जर्द चिपके हुए गाल, बेरौनक आंखें, बड़ी हुई शेप, दुबले ढांचे जैसा जिस्म वाला मर्द तो कोई और है। मैंने आईने से डरकर अपने खाली दिल को बहलाने की कोशिश की और टीवी ऑन कर लिया और एक फ़िल्म लगा ली। फ़िल्म देखनी ही शुरू की थी कि हीरोइन की हर अदा में परी झलकने लगी। बहुत कोशिश की जहन में उसे निकाल बाहर करूं, लेकिन दिल दिमाग परी के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। दिल के बहुत मजबूर करने पर मैंने हिम्मत की और बहुत देर तक सोचने के बाद एक फ़ैसला किया। मैंने मोबाइल उठाया। अब दिल पूरी तरह बागी हो चुका था। अब किसी सूरत रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब मैं उसका नंबर जो दिल पर लिखा हुआ था कांपते हाथों से मिलाने लगा। वो नंबर बंद आ रहा था। मैंने अपने पास सेव परी की एक सहेली का नंबर मिलाया। ये वही सहेली थी जो पहली मुलाकात में भी उसके साथ थी। मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं था। परी से उसका नंबर लेते हुए मैंने कहा था, यार अगर किसी दिन किसी वजह से तुम्हारा नंबर बंद मिला तो मेरा दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा। तब उसने मुझे ये नंबर देकर कहा था, इस नंबर पर मेरे बारे में मालूमात कर लेना। मेरी इस सहेली को मेरे बारे में सब पता होता है। तो किस नाम से सेव करूँ ये नंबर? कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी नाम से सेव करने की। मुझे अपने अलावा किसी लड़की का नाम तुम्हारे फ़ोन में कबूल नहीं। मैंने उसकी दीवानगी पर हंसते हुए परी की सहेली लिखकर ये नंबर सेव कर लिया था। आज उसी नंबर को मैं कॉल करने जा रहा था। मेरी धड़कनें फ़ोन की बेल से भी ज़्यादा तेज़ थीं। उसने जब फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने उसे मैसेज किया कि परी कैसी है। उसका जवाब उम्मीद के ख़िलाफ़ फ़ौरन ही आ गया। मैंने धड़कते दिल और बेकरार आंखों से मैसेज पढ़ा, मुबारक हो, वो मर गई है। मैं हैरान परेशान सा स्क्रीन पर लिखे मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। मर गई है? वो कैसे मर सकती है? मैं हैरान परेशान बस यही सोचे जा रहा था। मैंने बार बार फ़ोन मिलाया, वे फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही थी। मैं नंबर मिलाता था और वे काट देती थी। इस अजाब ने जैसे मुझे बेजान सा कर दिया था। क्या वाकई मरने से उसका मतलब मर जाना होगा? मैं ये सोचे जा रहा था। मौत तो औरत के लिए बेवफाई सहना भी होती है। मौत तो औरत के लिए महबूब से जुदाई भी होती है। मौत तो औरत के लिए रिजेक्ट किया जाना भी होती है। हाँ, वे इसी मौत के बारे में बात कर रही होगी। ऐसी मौत के चंगुल से कोई मसीहा ही ज़रूर निकल सकता है। काश उसे यही मौत मिली हो। मैंने थक कर बैकग्राउंड से टेक लगा ली थी कि उसकी सहेली का मैसेज आ गया। क्या हुआ, शायद उसकी मौत की खबर सुनकर तुम भी मर गए हो। तंज में डूबा ये मैसेज मोबाइल पर चमक रहा था। क्या हुआ है उसे? खुदा के लिए मुझे सच सच बताओ। मैंने थके हुए दिल दिमाग की सारी ताकत जमा करते हुए कांपती उंगलियों से ये मैसेज टाइप किया और उसका जवाबी मैसेज आ गया। मार दी गई है और तुमने उसे मार दिया है। आज 7वां दिन है उसकी मौत का। उसे अपने हाथों से कत्ल करके कहते हो कि उसको क्या हुआ था, कैसे मर गई वो? ये मैसेज जैसे जहर में तर था। अगर वे बेवफाई की मौत कहती तो भी ठीक था। इस बात को कई महीने गुजर चुके थे। आज 7वां दिन उसकी हकीकी मौत का था। मैंने उसकी खुशामद की कि प्लीज़ मेरे से बात कर लो, फ़ोन रिसीव कर लो। उसने घंटा भर खूब तड़पाया। मेरे माथे पर पसीने की धारें बहकर आंखों को जला रही थी। आखिर उसने फ़ोन रिसीव कर ही लिया। प्लीज़ मुझे मेरी परी के बारे में कुछ सवालों के जवाब दे दो, मैंने रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा तो वह नागवार लहजे में बोली, जल्दी पूछे आमिर साहब, मेरी मजबूरी यह है कि मैं ये फ़ोन बंद नहीं कर सकती, वरना तो जी चाह रहा है कि ये नंबर बंद करके ये मुसीबत ही ख़त्म कर दूँ। मुझे एक कातिल से बात नहीं करनी थी, लेकिन यही कातिल कभी उसका मसीहा भी था। यही सोचकर मैंने फ़ोन रिसीव किया है। दूसरी तरफ से उसकी सहेली की इस बात ने मेरे दिल को तड़पा दिया था।
मैं तड़प रहा था और मेरी सिसकती आवाज़ ने शायद उसे मेरी हालत समझा दी थी। तभी वे इतने नरम लहजे में बोली, जल्दी जल्दी बोले, मैं मैयत वाले घर में हूँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। प्लीज़ आप मुझे ये कह दें कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। वह ऐसा कर ही नहीं सकती। उसके आसपास तो ऐसे खूबसूरत रिश्ते मौजूद थे जो इंसान में जीने की उमंग पैदा करते हैं। मुझ जैसे बेबस और कमज़ोर इंसान के लिए वे बहादुर लड़की कभी भी ये बुज़दिलाना काम नहीं कर सकती थी। मैं रो रहा था और दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। कभी कभी हम लड़कियों की दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान में समटकर रह जाती है। उसकी दुनिया तो वैसे भी उसके हाथ से निकल चुकी थी। बेवफा होती है ये दुनिया, ये मौत के हवाले करके इंसान से दामन छुड़ा लेती है। फिर भी उसे बहुत समझाया मगर मर ही गई। जिंदा रहती भी तो किसके लिए? ऐसा ना कहें, वे तो ज़िंदगी से भरपूर लड़की थी। भला वो कैसे मर सकती है? मैं ज़िंदा हूँ इसका मतलब वो भी ज़िंदा है। मैं अभी भी ये समझ रहा था कि शायद खफा है, मान जाएगी, लेकिन ये गलत फहमी ही निकली। गौर से सुने, बहुत सारे खुलासे करने वाली हूँ, मुझसे बार बार ये सब दोहराया ना जाएगा। मैं चुप करके बेकरारी से सुनने लगा। प्लीज़ सब कुछ कहना, बेशक मुझे गालियाँ दे देना, बद्दुआ भी दे दें, नफ़रत का इजहार भी कबूल है, अपनी हर किस्म की ज़िल्लत कबूल है, लेकिन उसके मरने की खबर झूठ है ये कह दो। दूसरी तरफ से सिसकियाँ सुनाई देने लगी थी। काश ये सब आपने उस वक्त सोचा होता जब फ़ोन बंद करके उसे मौत की सज़ा सुना रहे थे। मैं पछतावे के भंवर में डूबा जा रहा था। वे उस रात आपके शहर के स्टेशन पर बैठे आपका इंतज़ार कर रही थी, ये सोचकर कि उसने आपको बता दिया था कि वह इंतज़ार कर रही है। वे समझ रही थी कि आप उसे लेने ज़रूर आएंगे। रात भर वहाँ मौजूद मर्दों की अजीब नज़रों के तीर दिल पर सहती रही। किससे पूछती और क्या पूछती? यहाँ घर में एक क़यामत थी जो उसके जाने के कुछ घंटों बाद ही बरपा थी। वह खत छोड़कर गई थी। उसे यकीन था कि उसके मन का मीत उसे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए तो वे सारे रिश्तों से दामन छुड़ाकर आपकी पनाह में आई थी। आपने उसे पनाह तो ना दी, लेकिन ज़िल्लत बेपनाह दी। वो लफ्ज़ों के तीरों से मुझे घायल कर रही थी। फिर क्या हुआ उस रात? कहाँ चली गई थी वो? वह तो उस दिन लाश की शक्ल में सर झुकाए घर वापस आई थी। मेरे नहीं में जवाब देने पर उसने जो तफसील बताई, उसने मुझे मार दिया था, और अब बरसों से मैं अपने ही कंधे पर अपनी लाश उठाए जिंदा नज़र आने की अदाकारी करता रहता हूँ। परी की सहेली ने कहा कि घर आकर उसने घर वालों की नफ़रत भी सही, वे सब कुछ सह ले अगर आप उसका साथ देते। वे दिन में कई बार आपको और आपकी बहन का नंबर मिलाती और खुद को तसल्ली देती कि कोई मजबूरी या कोई हादसा ही मेरे आमिर को मुझसे दूर करने की वजह होगी। मैं उसे समझाती कि वह तुम्हारा था ही नहीं, अगर तुम्हारा होता तो दुनिया से, घर वालों से लड़ पड़ता, मगर तुम्हें यूँ बीच भंवर में डूबने के लिए अकेला ना छोड़ता। शर्मिंदगी का पसीना मेरे माथे पर बहने लगा था। पठान तो गैरतमंद मशहूर है ना, वह तो औरत को अपनी इज्जत समझते हैं। चले मोहब्बत के नाते ही सही, गैरत समझकर ही उसे बेयार व मददगार ना छोड़ा होता उसे। वह बोल रही थी और मेरी मोबाइल पकड़ने वाली हथेली पसीने से भीगी जा रही थी। आप सुन रहे हैं ना? उसे मेरी खामोशी पर कुछ शक हुआ। हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ, और आज इस बात पर अफसोस कर रहा हूँ कि मैं गूंगा और बहरा क्यों नहीं हूँ। आंसुओं और सिसकियों के साथ वह बोलती रही और आंसुओं और सिसकियों के साथ ही मैं सुनता रहा। कुछ दिन में ही वह सूख कर कांटा हो गई थी। उसके लंबे बाल भी गिरने लगे थे, जिस पर वह कहती थी कि यह आमिर की अमानत है। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस दिन उसके टेस्ट की रिपोर्ट आई थी। एक क़यामत थी जो हम सब पर टूटी थी। डॉक्टर ने उसे जिगर का कैंसर बताया था। इलाज क्या होता, इसमें ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ही नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद उसने अस्पताल के बिस्तर पर जान दे दी और वसीयत की कि मेरे आमिर को मेरी मौत की खबर ना देना, वह बहुत हसास है, किसी वजह से मजबूर हुआ होगा और अब मेरी मौत सारी ज़िंदगी उसे चकोटेगी। मैंने सोचा था आमिर ने कौन सा राब्ता करना है जो उसे ये सब बताऊंगी और वह जुर्म के एहसास में मुब्तला होगा, लेकिन मैं आखिरी वक्त तक आपकी आवाज़ सुनने की उम्मीद में नंबर मिलाती रही थी। बातें थी कि कालिक जो मेरे मुंह पर मली जा रही थी। मैं अपना काला मुंह कहाँ ले जाता? फिर चुप हुई तो मैं, जो खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल पा चुका था, फिर से सिसकने लगा। उसकी सहेली का फ़ोन बंद हुआ तो मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं फ़ोन बंद कर सकूं। चकराते सर और धुंधली आंखों से मैंने उसे ख्यालों में देखा।
वे सफ़ेद कफन में खुले बालों के साथ दूर खड़ी बाहें फैलाए मुझे बुला रही थी। मैं बेहोश होने से पहले यही दुआ मांग रहा था कि मैं भी उसके साथ चला जाऊं। मेरी बेहोशी पर घर वाले परेशान थे कि इकलौते बेटे को कैसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाएं। मेरे नर्वस ब्रेकडाउन ने सबको सहमा दिया था। अम्मा ने एक दिन अस्पताल में मेरे सामने बैठकर कहा, आमिर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को एक वक्ती जज्बा समझकर तुमसे दूर कर दिया और अब तुम ज़िंदगी भर उसे तलाश करते रहोगे और मुझे इल्ज़ाम देते रहोगे। तलाश तो अब ख़त्म हो गई है अम्मा। माँ की आंखें चमक उठी। अच्छी बात है, अब उसे भूलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। वो मर गई है अम्मा। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे छत की तरफ देखते हुए कहा तो मेरे आंसू बहने शुरू हो गए। अम्मा दोनों हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी और उनकी नज़रें झुकी हुई थी। मैं अब पछतावा देख सकता था, लेकिन आंसुओं की धुंध और दवाओं की गुनूदगी ने मुझे ये सब देखने ना दिया। उस दिन के बाद से मैंने फिर कभी अम्मा से बात नहीं की, बस उनकी बात के जवाब में हाँ हूँ कर देता था। अम्मा मेरी इस नाराज़गी की वजह जानती थी। मैं घर से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा था। हर वक्त परी आंखों के सामने तड़पती रहती, ज़िंदगी की भीख मांगती रहती। मैंने खुद को कई तरह के नशों के हवाले कर दिया था, मगर ये दुख था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अम्मा की अचानक मौत ने मेरे सेहतमंद और जिंदा दिल अब्बा जी को भी बिल्कुल अकेला कर दिया था। मैं अपनी माँ के लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। उन्होंने कई दिलों की आहें ली है और परी की जवान मौत भी उन्हीं के सर है। लोग उनकी मौत पर उनकी अच्छाइयों का जिक्र कर रहे थे। मेरे अंदर से ये आवाज़ आई, और तुम आमिर, क्या तुमने अपनी अम्मा को माफ़ कर दिया है? ये आवाज़ मेरी अम्मी की थी। आमिर, मुझे बहुत दुख है मामी जान की मौत का। तुम अपना और मामा का ख्याल रखो, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। गुलजाना कई लम्हों तक मुझे हौसला देती रही। मैं सपाट चेहरा लिए उसकी बातें सुनता रहा। मैं चाहता था कि माँ की मौत पर चीख चीख कर रोऊं, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी पथरीली चुप थी। मैं जो किसी के दुख पर भी तड़प तड़प कर रो पड़ता था, अपनी सगी माँ की मौत पर एक आंसू भी ना बहा सका। अजीब सा ठहराव था मेरे अंदर। मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। चलने पर आता तो पूरा पूरा दिन बैठता नहीं था, और जब मुझ पर खामोशी और थकावट का दौर पड़ता तो मैं कई कई घंटों सोते रहता। किसी से बात न करता, ना ही किसी बात का जवाब देता। बस चुपचाप अंधेरे कमरे में लेटा छत को तकता रहता। मैं अब दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। बहनें अपने घरों में आबाद थी, उन्हें भाई के हवाले से ताने ही सुनने पड़ते थे, इसलिए मुझसे ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। अब्बू मुझ पर शादी के लिए हर किस्म का प्रेशर डाल चुके थे। गुलजाना और राहत फुफ्फो दोनों से वो बहुत शर्मिंदा थे। शायद उसी मलाल और अफसोस ने उन्हें बीमार भी कर दिया था। राहत फुफ्फो से फ़ोन पर धीरे धीरे बातें करते और इसके बाद मेरे कमरे में आकर बैठ जाते। मुझे मालूम है बेटा, तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हें शादी का नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा? मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहता। गुलजाना कब की डॉक्टरी कर चुकी है, और कितना इंतज़ार कराएं उसे। वह अम्मी के मरने के बाद मुझसे बहुत नरमी से बात करने लगे थे, वरना तो उनकी रौबदार शख्सियत ने हमेशा मुझे आंखें झुकाकर बात करने पर मजबूर कर दिया था। कई बार कह चुका हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, बल्कि मैं शादी करूँगा ही नहीं। और अब्बा, आपने मुझे मजबूर करना नहीं छोड़ा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। मेरे इस जवाब पर उनके मुरझाए हुए चेहरे की रंगत और पीली पड़ गई। कई सालों से वे रिश्ते ठुकरा रही है। ख़ानदान और ख़ानदान के बाहर से भी बेशुमार लोग उसे अपनाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वे तुम्हारे नाम से खुद को जोड़ चुकी है। वो उठते हुए बोले तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कब कहा है उसे कि उसे मेरा इंतज़ार करे और या मेरा नाम अपने नाम से जोड़े? सारी गलती मेरी है। मुझे लगा था कि शायद मैं और तुम एक हैं, मेरा फ़ैसला तुम्हारा फ़ैसला भी होगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैंने देखा वो थके हुए कदमों के साथ वापस जा रहे थे, और फिर अगली सुबह काफ़ी जायदाद और बैंक बैलेंस छोड़कर वे मर गए। उनकी मैयत सामने पड़ी हुई थी। हमेशा मोहब्बत लुटाती दो आंखें इस दुनिया से चली गई थी। भाई, आपने खुशी नहीं देखी और यूं अचानक चले गए।
राहत फुफ्फो सीना पीट पीट कर बयान करते हुए रो रही थी। मैंने बाप का जनाजा कंधे पर उठाते हुए फुफ्फो को देखा तो उनकी आंखों में मेरे लिए मलामत थी। मोहब्बत करने वाले सारे रिश्ते खोता जा रहा था मैं। तुम किसी और से शादी कर लो जाना। मैंने लॉन के कोने में कुर्सी पर बैठी हुई गुलजाना के करीब जाकर मैंने उससे कहा तो बहुत इत्मीनान से मेरी तरफ देखते हुए बोली, शायद आप भी देर रात तक जागने के आदी हैं। हम मेडिकल वाले तो सारी सारी रात जाकर पढ़ने की आदत नहीं छोड़ पाते। तभी मैंने उससे एकदम शादी का कहा तो वह बहुत सुकून भरे अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोली, आमिर तुम्हारे ख्याल में शादी क्या है? उसके सवाल पर मैं सटपटा सा गया। जाहिर है किसी को दिल और खुशी से कबूल करना ही शादी कहलाता है। मैंने उसके चेहरे पर फैले सुकून के एहसास से इम्प्रेस होते हुए कहा तो वह मुस्कुरा दी। अगर किसी को खुशी और दिल से कबूल करना ही शादी है तो वह तो मैं कब की कर चुकी हूँ। मैं हैरान परेशान उसे देखता जा रहा था। मैं इस काबिल नहीं हूँ गुल कि कोई अपनी सारी ज़िंदगी मेरे लिए बर्बाद कर दे। मैंने साफ साफ बात करना ज़्यादा मुनासिब समझा। वो हंसने लगी और इतना हंसी कि हंसते हंसते उसकी आंखें भीग गई। और ये अब बता रहे हो इतने सालों के बाद? तुम बहुत अच्छी लड़की हो गुल, बहुत प्यारी और काबिल तरीन। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कई लोग तुम्हारी राह में अब भी खड़े हैं कि तुम उन्हें हाँ कह दो, और ये जान लो कि मैं कभी उन लोगों में शामिल नहीं था। मैं किसी बात से अनजान नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। जब ये सब कुछ जानती हो तो जानते बूझते खुद पर क्यों जुल्म कर रही हो? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गैरतमंद लोग हैं। किसी को कबूल करते हैं तो दिल से और किसी को रद्द करते हैं तो वो भी दिल से। जब आप मर्द होकर अपना दिल नहीं बदल सकते तो मैं औरत होकर कैसे दिल बदल दूं? उसके लहजे में बेबसी थी। मैं लाजवाब सा होकर उसे देखने लगा। हम दोनों बेबस हैं। जब मैं आपको मजबूर नहीं कर रही तो आप मुझे कैसे मजबूर कर सकते हैं किसी भी बात के लिए? मैं मानता हूँ कि मैं बेबस हूँ गुल, और मैं औरत हूँ आमिर। हम दोनों के जुमलों का एक ही मतलब है। इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देता, अंदर से फुफ्फू ने आवाज़ देकर उसे बुला लिया। वो उठकर अंदर जाने लगी। फिर भी सोच लो गुल, अभी भी वक्त है। कल को पछताने के लिए वक्त भी नहीं होगा। वे जाते हुए बगैर मुड़े ठोस लहजे में बोली, सोचने का काम दिमाग का होता है, इसलिए आप सब दिमाग से सोच रहे हैं, मगर मैं दिल से सोचती हूँ, इसलिए तो सबसे अलग भी हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो अंदर जा चुकी थी और मैंने हैरानी से देखा उसकी नाजुक कमर पर लंबी सुनहरी चोटी बल खा रही थी। यादों के दरीचे पर एक नाजुक सी लड़की की आवाज़ ने दस्तक दी। मुझे बहुत बुरे लगते हैं लड़कियों के लंबे बाल। घोड़े की दुम सर पर सजाई यूं बालों को झटके दे रही होती हैं जैसे हर मिनट में 2-3 झटके बिजली के लगते हों। वो अपने बॉब कट रेशमी बालों को कानों के पीछे करते हुए बोली तो मैंने उसे घूरते हुए कहा, किस कदर गैर शायराना मिसाल दी है तुमने। लड़कियों की काली काली लंबी जुल्फ़ें ही तो उन्हें हसीन बनाती हैं। वो बुरे मुंह बनाती रही। जितनी देर में लंबे बालों की चुटियाँ खोल कर बालों में कंघी की जाती है ना, उतनी ही देर में एक प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। गुल बोली, मुझे तो अपनी होने वाली बीवी के लंबे लंबे बाल ही इस रिश्ते में बांधे रख सकेंगे। मैंने तसव्वुर में एक नाजुक सी हसीना के कमर पर लहराती मोटी चुटिया को देखते हुए कहा तो गुलजाना ने बुरा सा मुंह बना लिया। मेरा मानना यह है कि अगर कोई मर्द इस बुनियाद पर औरत को पसंद करे कि उसके बाल लंबे हैं तो उस औरत को ऐसे मर्द पर लानत भेजते हुए कुंवारी ही ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद खुदा न खास्ता किसी भी वक्त अगर औरत के बाल गिर जाते हैं या किसी बीमारी में ख़त्म हो जाते हैं या जल जाते हैं तो फिर वो शौहर क्या करेगा? जाहिर सी बात है उसको तलाक देकर दूसरी औरत से शादी ही करेगा जिसके बाल लंबे होंगे। और सब कज़न्स ने ये सुनकर उसके लिए तालियां बजाई थी। मैं बहुत नागवारी से उसे घूरता रहा था। एक ठंडी सांस भरते हुए मैं पास्ट की भूल भुलैयों से प्रेजेंट में वापस आया। मैंने सारी रात वहीं बैठकर गुजारी, इसीलिए उसके जाते ही सिगरेट सुलगाई और अपनी मनपसंद फिल्म देखने लगा। उस दिन मैंने अकेलेपन से घबराकर सामान इधर उधर सेट करना शुरू कर दिया। फिर बरसों बाद जी चाहा कि अलमारी साफ़ कर लूँ। मैंने पुरानी सिम निकाली और जाने क्यों मोबाइल में वापस डाल ली। ये वही सिम थी जिससे मैंने परी की सहेली को कॉल किया था।
सिम डालने के 15-20 दिन बाद ही मुझे एक कॉल आया। दूसरी तरफ एक मशहूर हॉस्पिटल की कोई नर्स बात कर रही थी। मैं उसके बताने पर हैरानी से याद करने लगा कि ये कौन हो सकती है। मिस्टर अफरीदी ही बोल रहे हैं ना? जी मैडम, मैं आमिर ही हूँ। उसने कहा कि हमारे यहाँ आईसीयू वार्ड में एक मैडम दाखिल हैं जिन्होंने आपका नंबर दिया है, जिनका नाम सुरैया है और वो बीमारी के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वे एक दफ़ा आपसे मिलना चाहती हैं। आपका नंबर देकर उन्होंने गुजारिश की है कि सिर्फ आधे घंटे के लिए आप उनसे मिल लें। उसने अस्पताल का पता बताकर जल्दी आने की रिक्वेस्ट की थी। मुझे याद आ गया था कि ये परी की उसी दोस्त का नाम सुरैया था जिसे मैंने कॉल की थी। परी कभी किसी और का जिक्र नहीं करती थी। सुरैया का नाम भी शायद कहीं बेख्याली में उसके मुंह से निकल गया था। मैं कल ही पहुंचता हूँ, फिक्र ना करें, मैंने उलझनों से दामन छुड़ाते हुए उस नर्स से कहा। वह तो ठीक ठाक सेहतमंद लड़की थी, उसे ऐसी बीमारी कैसे हो गई? मैं अफसोस से कहते हुए लगातार सोचे जा रहा था। जो भी हुआ हो, मुझे किस लिए बुला रही है? क्या परी से जुड़ी हुई कोई बात करनी होगी? मैं उलझा हुआ था। उसी वक्त जल्दी जल्दी पैकिंग की, बस डिपो पहुंचा और सुबह होते ही मैं अस्पताल पहुंच चुका था। उसी नर्स का नंबर डायल किया। सिस्टर, मैं आमिर अफरीदी बात कर रहा हूँ और आपके हॉस्पिटल के लॉन में बैठा हुआ हूँ। जी मिस्टर आमिर, मैं बाहर आ रही हूँ, आप प्लीज़ सामने आ जाएं। अंदर जाने से पहले नर्स ने मुझे मास्क दिया। वे मेरा शुक्रिया अदा करते हुए एक वार्ड में ले आई। आप सुरैया हैं ना? मैं सुरैया के सामने बैठा उसे देख रहा था। वो टीबी के आखिरी स्टेज पर थी। मैंने उसकी आंखों की रंगत से उसे पहचाना। मैं इंतज़ार में था कि वो कुछ बोले, लेकिन वो मुझे अपनी बुझी बुझी आंखों से सिर्फ देखे ही जा रही थी। मेरे खंकारने पर उसने नर्स के सहारे तकियों से टेक लगाकर बैठने की कोशिश की। कमज़ोरी की वजह से उससे बोला ही नहीं जा रहा था। आमिर भाई, मेरे दिल और दिमाग पर एक बहुत भारी बोझ है जिसे मैं कब्र में अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थी। मैं कुछ समझ ना सका, मगर एक मरती हुई औरत के एहतराम में चुपचाप बैठा रहा। मैं जो कहने वाली हूँ बड़े सुकून से सुनिएगा। आप बोलें, मैं सुनूंगा भी और उस पर यकीन भी करूँगा। मैंने उसकी हालत पर अफसोस से सर हिलाते हुए कहा तो वह आंखें बंद करके सांसों पर काबू पाते हुए बोली, आमिर भाई, परवीन मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा है। ये सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ज़ोर से हंसूं, रोने लग जाऊं, खुशी से नाचने लगूं, या फिर बेयकीनी से उसे देखते हुए यूं पूछूं कि तुम पहले झूठ बोल रही थी या अब? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी कहता वो बोल पड़ी। वो लड़की जो कई सालों तक आपसे मोहब्बत का खेल खेलती रही, ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि अपने घर में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ खुश भी है। वो फिर से अपनी सांस संभालने लगी। वही नर्स अब हमारे पास आ चुकी थी। मैं पत्थर बना उस लड़की को देखने लगा। नर्स ने उसका तकिया सीधा करते हुए लेटा दिया और सीने पर नरमी से हाथ मलने लगी। मिस्टर आमिर, इस वक्त मरीज़ा की बात गौर से सुन ले। ये ऐसी हालत में जो कुछ भी कह रही है वो 100% सच है। मेरी ज़ुबान गूंगी हो चुकी थी। मैंने थूक निगलते हुए कुछ पूछना चाहा, लेकिन कैसे पूछता और क्या पूछता? ये सब क्यों और कैसे? मैंने बोझल लहजे में पूछा। वो बहुत शातिर है। उसने सारा खेल आपसे जान छुड़ाने के लिए खेला और इस खेल में मुझे भी इस्तेमाल किया। वो फिर थक गई थी। नर्स ने उसके सूखे होठों को चम्मच भर पानी से तर किया। सुरैया बीबी, जो कहना है जल्दी बोलें, प्लीज़, ये ना हो कि ये बोझ ही रह जाए। वो शायद सुनने की सलाहियत भी खो चुकी थी। एक पल के बाद मेरी आंखों में झांकते सवाल के जवाब में बोली, मैं बहुत मजबूर थी और मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे लिए उसने अपने ख़ानदान में एक रिश्ता ढूंढ रखा था। उसी रिश्ते की खातिर आज मैं मौत के बिस्तर पर पड़ी ज़िंदगी के दिन काट रही हूँ। वो चुप हुई तो मैंने बामुश्किल सूखे गले से पूछा, मगर वह मेरे शहर के स्टेशन पर उसका सब कुछ छोड़कर अकेले आना? मेरे सवाल पर उसने मुंदी हुई आंखों से मुझे देखा। तंजिया हंसी उसके सूखे होठों पर फैल गई। आमिर भाई, वो सब झूठ था, बल्कि सब कुछ झूठ ही था, और वो मुझे अफसोस है कि इन सारे झूठों में वो अकेली नहीं बल्कि मैं भी शामिल थी।
उसका तो नाम भी परवीन नहीं बल्कि सरवत है। जिस वक्त आपसे मिली थी उसकी मंगनी उसके पसंद से हो चुकी थी और हम उसके मंगेतर से मिलने के लिए ही पार्क में आए हुए थे। उस दिन भी आपको उसने स्टेशन के बाहर से नहीं बल्कि घर से फ़ोन किया था, क्योंकि वो जानती थी कि आपकी बहन की बारात आने वाली है। आपकी फैमिली किसी सूरत आपको घर से बाहर नहीं आने देंगी और जैसा उसने चाहा बिल्कुल वैसा ही होता रहा। लेकिन क्यों किया उसने ये सब? मैं एकदम तड़प कर बोला तो नर्स ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उस दिन उसकी शादी की तारीख तय हुई थी। वह इस ताल्लुक़ से जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि शादी की तैयारियां करते हुए वो आपसे राब्ता नहीं रख सकती थी, क्योंकि उसका मंगेतर भी शॉपिंग के दौरान उसके साथ होता था। वह आपको शर्मिंदा करके ताल्लुक़ ख़त्म कर रही थी कि कल को आप उसे तंग ना करें, ब्लैकमेल ना कर सकें। जब मैंने उसके मरने की खबर आपको दी थी तब वह अपने शौहर के साथ हनीमून के लिए गई हुई थी। मुझे ये सब समझा गई थी कि इस धमकी के साथ कि अगर मैंने किसी तरह की कोई गड़बड़ की तो वह मेरे मंगेतर से कहकर किसी भी वक्त मेरी मंगनी तुड़वा देगी। बड़ी मुश्किलों से मेरा रिश्ता तय हुआ था। वो सिसकने लगी। नर्स की आंखें भी उसकी दर्द पर भीग गई थी। मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे बाप के पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं थे। वो मेरी मदद पैसों से करके मेरी वफ़ादारियाँ खरीद चुकी थी। उसके बहुत एहसान थे जो हर वक्त जताती भी रहती थी। दुबई जाते हुए मुझसे कहकर गई थी कि जो चाल मैंने चली है उसके बाद आमिर अफरीदी शर्मिंदगी के मारे राब्ता ही नहीं करेगा, और अगर तुम्हारे नंबर पर कॉल कर भी ले तो उसे मेरे मरने की खबर सुना देना, मगर ये खबर सुनाना ऐसे कि उसे ज़रा भी शक ना हो। और मैं जो हुक्म की ग़ुलाम थी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बहुत ताकतवर है, कल भी ऐसी थी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। जिसे चाहे अपनी उंगली पर नचा सकती है। आपसे ताल्लुक़ उसके सारे अफेयर्स में सबसे ज़्यादा टाइम तक चला था और वो अक्सर आपका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहती थी, गुनाह के एहसास में जल जल कर ही मर ना गया हो बेचारा आशिक नामुराद। यह भी कहती थी कि कसम से उस सच्चे आशिक पर तरस आता है। उससे शादी ही कर लेती दिल पर पत्थर रखकर अगर मेरी मंगनी ना हुई होती। मेरे कानों में से जैसे धुआं निकल रहा था। मैंने कहाँ भरी और अस्पताल की छत को देखते हुए सबसे पहले अपनी माँ को याद किया, जिन्हें मेरी नफ़रत दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाटती रही और एक दिन वो मर गई। मेरा बाप, जो मेरे सर पर सेहरा सजाने का अरमान दिल में लेकर दुनिया छोड़ गया। मेरी बहनें जो आज भी मेरी वजह से ससुराल में शर्मिंदा ही होती रहती हैं। मैंने उस मरती हुई औरत को देखा जिसने अपने सूखे हुए काले हाथ जोड़े हुए थे। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना ताकि ये बोझ कुछ कम हो सके। सुकून से मरना तो नेक लोगों के नसीब में होता है। मैं गुनाह का ये बोझ मरते हुए नहीं उठा सकती थी, इसलिए आपको इतनी तकलीफ़ दी। आप सच्चे इंसान हैं, मुझे माफ़ कर देंगे। उसी वक्त नर्स ने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने उठते हुए उसे देखा। वो बहुत तकलीफ़ में थी। सिर्फ ये बताओ कि वह मेरे साथ इतने साल तक ये खेल क्यों खेलती रही? मुझे अपनी ही आवाज़ अजनबी सी लग रही थी। वो लड़की एक जहनी मरीज़ थी। आप अकेले ही उसका शिकार नहीं थे। वो चाहत की भूखी थी। डॉक्टर इस बीमारी को अटेंशन सीकर कहते हैं और इस भूख ने कई लोगों की ज़िंदगियों को चाट लिया है। कई लड़कों से दोस्तियां कर रखी थी उसने एक ही वक्त में। बोलते बोलते उसकी सांस रुक गई। मैंने घबरा कर नर्स की तरफ देखा। सुरैया नसीर को अल्लाह ताला ने तकलीफ़ से निजात कर दिया था। मेरे पूछने पर नर्स ने कहा कि ये लावारिस है। इतनी मुद्दत से कोई उसका हाल पूछने नहीं आया। तब मैं लावारिस लाश का वारिस बनकर उसे दफनाकर उस शहर से वापस लौट आया जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अरे तुम इतनी सुबह कैसे? वो शायद किचन से निकली थी, क्योंकि नाश्ते की ट्रे उसके दोनों हाथों में थी। निखरी निखरी सुबह जैसी खिली खिली सी डॉक्टर गुलजाना हबीबुल्ला। सोचा तुम्हारे साथ मिलकर नाश्ता कर लेता हूँ, इसलिए वॉक से सीधा इधर ही आ गया। वो मुस्कुराते हुए बेयकीन नज़रों से मुझे देखने लगी। ट्रे टेबल पर रखकर केटल से 2 प्यालियों में चाय उंडेलने लगी। फिर एक कप मुझे पकड़ाते हुए बोली, पता होता तो तुम्हारी पसंद की चाय बना लेती। ज़्यादा दूध, ज़्यादा पत्ती, ज़्यादा चीनी वाली चाय। उसे अब तक मेरी पसंद याद थी। मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा,
अब तक मेरी पसंद तुम्हारी पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। वो हैरानी से मुझे तकने लगी। बेयकीनी उसकी आंखों से जाहिर हो रही थी। मुझे मालूम है कि आप फिर कोई रिश्ता लाए होंगे मेरे लिए। आप क्यों नहीं मान लेती कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। ये मेरा अपना चुना हुआ रास्ता है, वरना आपने तो कभी कोई भी आस नहीं दिलाई जिसका सहारा लेकर मैं इंतज़ार की मंजिल तय करूँ। वो सच्ची खरी लड़की मुझे हर बार की तरह अपने पछतावे के बोझ से आज़ाद कर रही थी। गुलज़ाना, वो सवालिया नज़रों से मुझे देखती रही। कुछ भी तो नहीं है मुझ में, फिर क्यों मेरे जैसे नाशुक्रे इंसान के लिए ये जोग ले रखा है। ये सब अपने बस में थोड़ी होता है। उसने झुकी नज़रों और धीमे लहजे में कहा, अगर मैं कहूँ मेरे लिए अब सिर्फ तुम ही तुम हो। मैं हार मानता हूँ तुम्हारी मोहब्बत के सामने और अब हथियार भी डाल रहा हूँ। वो हैरान चेहरे और बेयकीनी नज़रों से कुछ पल मुझे देखती रही। मुझे ना खुशफहमियाँ अच्छी लगती हैं और ना ही अनहोनियाँ, इसलिए ज़मीन ज़ादी को आसमान पर ना चढ़ाएं। वो नज़रें हथेलियों की लकीरों पर जमा कर बोली तो मेरा दिल चाहा उसे सब कुछ बताकर हल्का फुल्का हो जाऊं। क्या सोच रहे हैं? वो शायद कुछ सुनना चाह रही थी। मुझसे शादी करोगी? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो वह एकदम से मुस्कुरा कर नहीं में सर हिलाने लगी, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने इकरार कबूल कर लिया था और उसकी मुस्कुराहट ने सारे माहौल को खुशगवार कर दिया था।